डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। स्टूडेंट्स, आपसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं ज़रूर आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगा। लीजिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक लेकर आ रहा हूँ। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की तरफ से जो SCERT हमारी संस्था है, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद जो है हमारी महाराष्ट्र, इसके ज़रिए से एक क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की आसानी के लिए, ताकि ये क्वेश्चन बैंक को बच्चे स्टडी करके जो है आने वाले एग्ज़ाम को फेस करें। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बैंक स्टेट गवर्नमेंट ने और SCERT के ज़रिए से एक वेबसाइट पर जारी किया है। उस वेबसाइट का नाम है AAA.AC.in। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस वेबसाइट पर जो है जो क्वेश्चन डाले हुए हैं वो मराठी में डाले हुए और उसका इंग्लिश और उर्दू ट्रांसलेशन अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए इन मराठी के क्वेश्चन बैंक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हूँ और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद जो है ये आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब के सब जो है इंग्लिश में मराठी में है और इसका जो है ट्रांसलेशन मैं आपको पेश करने जा रहा हूँ। तो लीजिए, इसका ट्रांसलेशन हाजिर है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बैंक साइंस सेकंड की है। पेश करने वाला मैं मोहम्मद सलीम सर, बायो साइंस वाला। ये क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छी लगी, समझ में आई, तो आप इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। सब्जेक्ट जो है हमारा वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 है और ये स्पेशली कोविड के पीरियड में मार्च 2021 में जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए दी गई। इसके लिए स्पेशल एक सूचना भी दी गई है कि ये सिर्फ विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए है और इसके ज़रिए से वो बोर्ड के जो है प्रश्नों को सॉल्व कर सकती है। और ये स्टूडेंट ये ना समझ लें वो अपनी स्टडी पूरी करें, ये ना समझ लें इस पर से कि यही फाइनल है, बल्कि ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ जो प्रैक्टिस आप करेंगे इसमें कुछ सवाल इसमें आएंगे। तो लीजिए, हम जो है क्वेश्चन बैंक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बैंक में आपको जो दिया गया है, राइट द अल्फाबेट्स ऑफ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो है पहला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है ये चूज द अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन बिलो, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपको जो एक क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से एक को आपको चूज करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA स्ट्रैंड टू द RNA स्ट्रैंड इज कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे फर्स्ट यूनिट का है, चैप्टर नंबर 1 का है। ये आपको पेज नंबर 1 पर ही मिल जाएगा। मैं आपको 2 डिटेल देने जा रहा हूं, एक तो सही आंसर देने बता रहा हूं ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना जाए, और साथ ही साथ हर क्वेश्चन का एक एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं कि ये कौन से टॉपिक से रिलेटेड है और कौन से चैप्टर का है। तो देखिए, DNA से RNA के बनने के प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो ये है चैप्टर नंबर 1 में और पेज नंबर 1 पर ही है, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर 1। स्टूडेंट्स, तो DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है वो कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर DNA जो है वो mRNA तैयार करता है और वो mRNA पर कोड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। तो वो mRNA पर जो कोड होते हैं उसको रीड किया जाता है tRNA के ज़रिए से, वो एंटीकोडॉन होते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस का पहला मरहला है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन ये दूसरा मरहला है, ठीक है। तो दूसरा स्टेप इसका ट्रांसलेशन है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। देयर इज द सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो देयर,
दैट इज ब्लैंक स्पेस एविडेंस इज नो शोन इन द इनिशियल स्टेज। यानी जो ये भी जो है पहले यूनिट से इसका ताल्लुक है स्टूडेंट्स, ये भी फर्स्ट चैप्टर से ताल्लुक है। ये जो है टॉपिक है आपको पेज नंबर 7 पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से इसका जो आंसर है वो सी है। यानी बहुत सारे जो इवोल्यूशन के जो एविडेंसेस हैं, ये इवोल्यूशन को शो करने वाले एविडेंसेस है, बहुत सारे एविडेंसेस है, उनमें वो एविडेंसेस कौन से हैं जो इनिशियल स्टेज को बताते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के इनिशियल स्टेज को बताते हैं या ऑर्गेनिज्म के इनिशियल स्टेज को दिखाते हैं, तो वो है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस इज शोन इन द इनिशियल स्टेज, यानी पहली स्टेज में दिखाई देते हैं। इससे हम पहचान लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा है, एनिमल कौन सा है, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोलॉजी। इसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। और एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंसेस होते हैं दे आर यूज्ड टू study the evolution. After question number 2 we will see question number 3 here. It is also related to chapter number 1. यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन है ब्लैंक स्पेस इज ए वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी ये चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 5 पर है। ये आप देख रहे हैं पेज नंबर 5 पर हमारे बॉडी के वेस्टिजियल ऑर्गन की डायग्राम्स हैं। एयर मसल्स हैं, डायग्राम एयर मसल्स की, विजडम टीथ की है, टेल बोन की है, इसी तरह से अपेंडिक्स की है ना स्टूडेंट्स। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि ये सब चीज़ों के नाम दिए हुए हैं। अब इसमें से आपको पहचानना है कि विच वन इज द राइट आंसर। विजडम टीथ, ईयर हेयर एंड बॉडी हेयर, all these are our vestigial organ। तो यहां हम जवाब को स्टूडेंट सिलेक्ट करेंगे एज ए ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। तो पेज नंबर 5 पर कुछ डायग्राम्स आपको मिल जाएंगे देखने को, और उसी तरह से इसकी डिटेल भी मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते स्टूडेंट्स हम। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है द प्रोटीन इन द बोन इज। ये जो है ये चैप्टर नंबर 2 से इसका ताल्लुक है। और प्रोटीन, हमारी बोन की प्रोटीन का नाम क्या है, तो मैं आपको बताता हुआ चलूं। मायोसिन, मेलेनिन, हेमोग्लोबिन और ओसिन, ये चारों भी प्रोटीन है। लेकिन बोन में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है, तो बोन जिस प्रोटीन से मिलके बनती है वो है ओसिन। बोन को हम ओस्टियोसाइट सेल कहते हैं, इसको बोन की स्टडी को ओस्टियोलॉजी कहते हैं। और इसी तरह से बोन जिस प्रोटीन से बनती है उसको हम ओसिन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पेज नंबर 16 पर एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। उस फ्लो चार्ट के अंदर ही जो है ये सब दिया हुआ है, फ्लो चार्ट 2.4, और उसमें मुख्तलिफ टाइप के जो अमीनो एसिड्स है जिससे प्रोटीन बनती है उसके बारे में डिटेल में दिया हुआ है। तो द प्रोटीन इज इन द बोन इज ओसिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है विटामिन नीड फॉर NADH2 फॉर्मेशन इज। हम जानते हैं कि ये भी चैप्टर नंबर 2 से इसका ताल्लुक है, पेज नंबर 17 पर है। पेज नंबर 17 पर स्टूडेंट्स बताया गया है कि FADH2, NADH2 ये सब वो मॉलिक्यूल्स हैं जो क्रेब साइकिल में इस्तेमाल होते हैं या तैयार होते हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं NADH2, ये मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं विटामिन B3 से। इसका आंसर जो है विटामिन B3 है। आप इसको नोट कर लीजिए पेज नंबर 17 पर किताब के, विटामिन B3। तो स्टूडेंट्स एक आंसर इसका और है, वो भी आप नोट कर लीजिए, विटामिन B5 भी है। यानी 2 विटामिन से NADH2 FADH2 बनते हैं, एक विटामिन B3 और एक विटामिन B5। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि दिया हुआ है द सेल फॉर्म ड्यू टू द माइटोसिस डिवीजन। ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसका ताल्लुक भी चैप्टर नंबर 2 से है। पेज नंबर 17 पर आप देख सकते हैं सेल डिवीजन से इसका ताल्लुक है। हाँ,
क्वेश्चन नंबर 6, द सेल। अब इसका जो जवाब है, द सेल फॉर्म ड्यू टू द माइटोसिस सेल्स डिवीजन आर। कौन कौन से सेल जो है माइटोसिस डिवीजन से तैयार होते हैं? तो यहां पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, सोमेटिक सेल है, ठीक है, बॉडी सेल्स भी हम इनके कहते हैं, गैमेट्स हैं, स्टेम सेल्स हैं। डी जवाब दिया जा रहा है, ए एंड डी, ठीक है, बोथ, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो जवाब है इसका, वो जवाब है स्टूडेंट्स सी, ए और सी। यहां गलती से हमने यहां डी लिख दिए है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। यानी सोमेटिक सेल और स्टेम सेल जो है ये माइटोसिस से तैयार होते हैं। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी दिया हुआ है, पेज नंबर 17 पर लास्ट पैराग्राफ में। यू कैन सी द लास्ट पैराग्राफ, उसमें दिया हुआ है कि सोमेटिक सेल और स्टेम सेल्स जो तैयार होते हैं ये माइटोसिस की डिवीजन से तैयार होते हैं। तो आपको करेक्शन क्या करना है, इसका आंसर डी रहेगा। करेक्शन ये करना है कि आपको यहां पर सी लिखना है, डी की जगह पर सी लिखना है। ओके, आप इसको कर लीजिए ऐसा करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 हुआ हमारा। इसके बाद हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है, क्वेश्चन नंबर 7 भी जो है हमारा वो चैप्टर नंबर 2 से ताल्लुक रखता है, पेज नंबर 18 पर है ये। द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस डिवीजन इज। हम जानते हैं कि सेल डिवीजन के दो पार्ट होते हैं, एक होती है कैरियोकाइनेसिस, एक होती है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज अ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस की डिवीजन के जो 4 स्टेप है, एक है प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, तीसरा है टेलोफेज और चौथा है एनाफेज। तो यहां हम बोलेंगे कि द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कैरियोकाइनेसिस इज व्हाट, दैट इज, यस स्टूडेंट्स, प्रोफेज। क्या करेंगे वो, प्रोफेज। इसका राइट आंसर क्या है, प्रोफेज है। तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर स्टूडेंट्स हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है वो है फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ माइटोसिस डिवीजन। यानी कौन सा जो हिस्सा, कौन सा जो ऑप्शन है जो माइटोसिस का नहीं है। तो हम बोलते हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, कैरियोकाइनेसिस ये माइटोसिस में होती है। सिर्फ जो बी आंसर है इसका, बी, ये डिप्लोटिन ये स्टेज है प्रोफेज की, और प्रोफेज की ये डिप्लोटिन स्टेज सिर्फ और सिर्फ मियोसिस फर्स्ट में होती है। काय में होती है, मियोसिस फर्स्ट में। तो यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 18 एंड 19 इन योर टेक्स्ट बुक्स। तो आंसर इसका रहेगा डिप्लोटिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, वी गेट खाली जगह एनर्जी पर ग्राम ऑफ फैट। यानी फैट के 1 ग्राम से हमको कितनी एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स। तो यहां सब जो ऑप्शन दिए हुए हैं दे आर वेरी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस। एक यहां दिया हुआ है 9 किलो कैलोरीज, ठीक है, तो 9 कैलोरीज पर ग्राम है, और एक है 9 किलो कैलोरीज पर ग्राम है। तो जवाब जो है इसका स्टूडेंट्स वो आपकी टेक्स्ट बुक्स में भी है, पेज नंबर 16 पर, और आप देख सकते हैं पेज नंबर 16 पर, और उसका आंसर जो है वह है 9 किलो कैलोरीज। क्या है स्टूडेंट आंसर उसका, 9 किलो कैलोरीज। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन खाली जगह नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए यहां क्वेश्चन पूछा गया है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछा गया है। अगर पेयर ऑफ क्रोमोसोम पूछता है तो आपको पेयर बताना पड़ेगा, और अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ रहा है तो आपको नंबर बताना पड़ेगा। लेकिन आपको यहां बताना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो हाउ मच नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, यस दे आर 46, और पेयर पूछा तो 23। ओके स्टूडेंट्स, यू गॉट इट। तो किताब में पेज नंबर 30 पर आप ये देख सकते हैं, और ये चैप्टर नंबर 3 से इसका ताल्लुक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यस स्टूडेंट, ये भी बहुत कंफ्यूजिंग जो है क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसको हमको समझना है। टेक्स्ट बुक्स में आपके मराठी के ट्रांसलेशन में इसको जैसा दिया था मैंने वैसे ही इसको रखा हूं, इसमें कोई चेंज नहीं किया। आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन, पहला जो ऑप्शन इसका फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बडिंग है। तो हम जानते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम 2 तरह के ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं कि बाइनरी फिजन होता है, मल्टीपल फिजन होता है, हाँ, और बडिंग होता है। इसी तरह से
आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, रिजनरेशन होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है और वहां पर बडिंग भी होता है, बडिंग। तो यहां जो बडिंग के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं आपको एक ही बडिंग का ऑप्शन यहां सही बता रहा हूं, डेट इज 3 डी। यहां इसको मैंने मराठी का भी वर्ड लिख दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन दूर ना हो। ये जो बडिंग है, बडिंग इन द हाइड्रा है। काय में है ये? बडिंग इन हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हाइड्रा क्या है? हाइड्रा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, नॉन कॉर्डेटा है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपके? तो हाइड्रा इसका आंसर मैंने लिख दिया हूं यहां पर, बडिंग इन हाइड्रा। अब बडिंग इन ईस्ट इज एग्जांपल ऑफ यस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इसका आंसर ये रहेगा। इसके बाद जो है इसका पेज नंबर आप लिख लीजिए 24, ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 में है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफरेंट कंपोनेंट। देखिए इसमें से ऑड मैन आउट टाइप है ये क्वेश्चन, यानी इसमें जो है 3 जो हिस्से है वो फ्लावर के, मेल फ्लावर के है, यानी एंड्रोशियम के, सॉरी गाइनोशियम के हैं, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा, ठीक है ना, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। समझ में आ रहा आपके? तो आप देखेंगे कि स्टिग्मा काय पर होता है? ओवरी पर होता है, ओके, ओवरी का एक पार्ट है, स्टाइल का ओवरी का एक गाइनोशियम का एक पार्ट है, और ओवरी एक गाइनोशियम का एक पार्ट है। तो इसका आंसर जो है स्टूडेंट्स वो रहेगा क्या? वो रहेगा एंथर। तो इसको हम दिखा रहे हैं डिफरेंट बोलकर, एंथर को। एंथर इज अ पार्ट ऑफ द एंड्रोशियम। एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं, एंथर, इसको हम स्टेमन भी कहते हैं, एंथर होते हैं, एंथरलोब, कनेक्टिव और फिलामेंट। इसी तरह से ओवरी के 3 पार्ट होते हैं, दैट इज ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो ये भी आपको पेज नंबर 26 पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एट द टाइम ऑफ बर्थ द ओवरीज कंटेन, खाली जगह एग सेल्स, यानी बर्थ के टाइम पर ओवरी में कितने जो हैं यस एग सेल्स होते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ द बर्थ, यानी जब बेबी, फीमेल बेबी या चाइल्ड जब उसकी बर्थ होती है तो उसकी जो ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें स्पेशली ओवरी, उसमें जो है कितने एग सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स? हम देखते हैं कि उसके अंदर जो है 2 to 4 बिलियन सेल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 to 4 बिलियन सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स। ये 2 to 4 बिलियन सेल जो है इसमें होते हैं, और ये जो है भी बाद में जैसी प्यूबर्टी आती है तो ये रिलीज होते हैं, मैच्योर्ड होते हैं, और उसके बाद जो है मैच्योर्ड एग सेल ओवम जो है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स के रिलीज होते हैं। तो पेज नंबर 29 पर आप देख सकते हैं 2 to 4 बिलियन नंबर ऑफ एग सेल इज रिलीज एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द ओवरी ऑफ द फीमेल। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके क्वेश्चन नंबर 13 पूरी तरह से। आप इसको नोट भी करते हुए चलिए, लिखते हुए चलिए, मैं आपको रेफरेंस भी दे रहा हूँ, पेज नंबर भी बता रहा हूँ, ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद और आसानी से समझ में आ जाए किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ द यूट्रस हैव प्रॉब्लम इन इम्प्लांटेशन, अगर यूट्रस में प्रॉब्लम होती है इम्प्लांटेशन करने की, यानी एम्ब्रियो को अटैच करने की या एम्ब्रियो को जोड़ने की प्रॉब्लम होती है इम्प्लांटेशन, यानी क्या होता है इम्प्लांटेशन किसे कहते हैं समझ लीजिए। इम्प्लांटेशन बोले तो आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ज़ायगोट इज फॉर्म, ज़ायगोट ये तैयार जो होता है फिलिपाइन ट्यूब में तैयार होता है, फिलिपाइन ट्यूब से जो है एम्ब्रियो में, ज़ायगोट एम्ब्रियो में तब्दील होता है, और ये जाकर यूट्रस की दीवार को चिपक जाता है, एंकर्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। अब ये इम्प्लांटेशन अगर किसी वजह से नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अगर यूट्रस में जो है हम बोलेंगे कि एम्ब्रियो नहीं ठहर पा रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा, मिसकरेज हो जाएगा, जो है हम बोलेंगे इसको प्रेगनेंसी डिले हो जाएगी, ज़ाया हो जाएंगी, अबॉर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की एक नई टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स है वैसे तो, पेज नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर 32 के ऊपर बहुत सारी टेक्निक है, टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है, IVF है, स्पर्म बैंक है, बहुत सारी टेक्निक्स है, लेकिन यहाँ पर सैरोगेसी जो है एक टेक्निक को यूज किया जाता है। सैरोगेसी किसे कहते हैं? किसी दूसरे वुमेन्स का जो है हमको क्या करना है स्टूडेंट्स, दूसरी वुमेन्स का यूट्रस किराए पे लेना है,
उसको हम सरोगेसी कहते हैं, यानी जिसकी यूट्रस अच्छी है और उस यूट्रस का इस्तेमाल हम एम्ब्रियो इम्प्लांट करने के लिए करते हैं। और इस तरह से ये नई टेक्निक कहलाती है, मॉडर्न टेक्निक कहलाती है रिप्रोडक्शन की, जिसके जरिए से वो लोग जो अनेबल होते हैं अपनी खुद की चाइल्ड को पैदा करने के लिए, उनके लिए एक ऑप्शन होता है इस मॉडर्न टेक्निक में कि आप जो है स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन कराएं और उसको किसी सैरोगेट मदर के अंदर जो इम्प्लांट कर दे, फिर 9 महीने के बाद आप अपना बेबी वापस उससे ले लें। इसे हम सैरोगेसी कहते हैं और उस मदर को सैरोगेट मदर कहते हैं। इसे कहते हैं हम यूट्रस को किराए पर लेना। ठीक है, तो इस तरह से इस पर सैरोगेसी है, स्पर्म बैंक है, टेस्ट ट्यूब टेक्निक है, ये सब टेक्निक है। अलग अलग वजूहात से ये टेक्निक जो है हम जो है यूज करते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाती है और इसमें सैरोगेसी इसका आंसर है कि अगर यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम है इम्प्लांटेशन करने के लिए तो आप जो है सैरोगेसी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ओन चाइल्ड्स को पैदा करने के लिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो है 15 देखते हैं हम। ये भी जो है चैप्टर नंबर 3 से इसका ताल्लुक है, पेज नंबर 30 पर है ये। और एम्ब्रियो इम्प्लांट इन यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, कहाँ होता है? एम्ब्रियो, वेयर इज इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस? इन द यूट्रस। यूट्रस में उसका इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियो इम्प्लांट इन यूट्रस ऑर्गन। तो ये फिलिपाइन ट्यूब है, ये वजीना है, ये ओवरीज है, ऑल दीज आर रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसमें यूट्रस जो है वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट करने में मदद करता है। वैसे आपको चाहिए कि ओवरी के भी फंक्शन पड़े, फिलिपाइन ट्यूब के भी फंक्शन पड़े और वजीना के भी फंक्शन पड़े कि ये रिप्रोडक्शन में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये रिप्रोडक्शन में क्या रोल प्ले करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आते हैं। द ह्यूमन स्पर्म फॉर्म इन ब्लैंक स्पेस ऑर्गन। ठीक है, काय में तैयार होते हैं? यस, हम जानते हैं स्पर्म जो है वो टेस्टिस में तैयार होते हैं। स्पर्म इज व्हाट? स्पर्म्स आर द मेल गैमेट्स व्हिच आर फॉर्म इन द टेस्टिस बाय द स्पर्मेटोजेनेसिस। इट इज द रिजल्ट ऑफ द मियोसिस। ठीक है, स्क्रोटम क्या है? स्क्रोटम एक सैक है, सैक जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है। इसमें दोनों टेस्टिस हमारे सस्पेंडेड होते हैं। इसी तरह से ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है जो यूरेथ्रा से कवर्ड किए हुए होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स है, जो ट्यूब्यूल्स हमारे बॉडी के अंदर एजुकेटरी डक्ट होती है या वासा डिफरेंस होती है या रेड टेस्टिस होती है, ये वो ट्यूब्यूल्स हैं। तो हम देखते हैं कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस में तैयार होते हैं। यू स्टडी द ऑल द फंक्शन ऑफ स्क्रोटम, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड ट्यूब्यूल्स सेपरेटली। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 भी चैप्टर नंबर 3 से ताल्लुक रखता है। 30 पर ही जो है इसका आंसर मिल जाएगा आपको, आप 30 पर इसको पढ़ सकते हो। 17 में प्रेग्नेंट मदर सप्लाई फूड देयर चिल्ड्रन विद, कैसे है ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यूट्रस में एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाता है, अब वो एम्ब्रियो जो है डेवलप होता है 9 मंथ तक। ठीक है, 9 मंथ तक टिल द बर्थ जो है वो एम्ब्रियो जो है या फीटस जो है या ऑफ स्प्रिंग जो है वो माँ के यूट्रस में ही रहता है। तो यूट्रस में वो कौन सी चीज से माँ उसको फूड सप्लाई करती है? जब तक वो 9 मंथ तक माँ के पेट में रहता है तो माँ के पेट में ही माँ के जरिए से जो ऑक्सीजन है, जो माँ फूड खा रही है, जो माँ की जितनी भी चीजें जो माँ ले रही है वो ब्लड के जरिए से प्लेसेंटा के थ्रू जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो प्लेसेंटा ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड भी हम इसको कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज होता है। इसके जरिए से जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को या चिल्ड्रंस को जो है प्रेग्नेंट मदर अपने बच्चे को जो है 9 मंथ तक या टिल दी बर्थ तक जो है उसको फूड सप्लाई करती है और ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इस तरह से उसकी लाइफ 9 महीने तक इनसाइड द यूट्रस होती है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, प्लेसेंटा इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वी डेवलप आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन द आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस। ठीक है, ये सब चीजें आप ध्यान में रखिए। अब यहां पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल जायगोट। इस पर मैंने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया हूं, हाउ द ट्विंस इज डेवलप। आप वो वीडियो मेरा जरूर देखिए, मेरे इस पर जाके यूट्यूब चैनल पे जाके ट्विंस नाम से मैंने ये वीडियो डाला हूं। आपके समझ में आ जाएगा ट्विंस क्या होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं, डायजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं, मल्टीजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन का आंसर आप वहां से हासिल कर सकते हैं। लीजिए मैं भी बता सकता हूं आपको, ये भी चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर जो है 33 पर मिल जाएगा आपको। और इसका जो आंसर है वो है मोनोजाइगोटिक, यानी द ऑफ स्प्रिंग आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल जाइगोट। सिंगल जाइगोट से जो ऑफ स्प्रिंग तैयार होते हैं उनको हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस कौन से होते हैं? वो होते हैं जो सिंगल जाइगोट से तैयार होते हैं। डाइजाइगोटिक ट्विंस वो होते हैं दो दो अलग अलग जाइगोट से डेवलप होते हैं। एक ही जो है जाइगोट अर्ली इसका क्लीवेज होता है और वो दो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, और वो दो एम्ब्रियो दो ट्विंस में डेवलप हो जाते हैं। ये ट्विंस दोनों भी एक तो मेल रहेंगे या फीमेल रहेंगे। ठीक है, एक ही जाइगोट से अगर दो ट्विंस डेवलप हो रहे हैं तो आइदर दे मे बी मेल और फीमेल। डाइजाइगोटिक जो ट्विंस रहते हैं, दो अलग अलग स्पर्म से दो अलग अलग ओवम फर्टिलाइज होते हैं। दो अलग अलग ओवम फर्टिलाइज होने के बाद दो अलग अलग जाइगोट तैयार होते हैं। दो अलग अलग जाइगोट से दो एम्ब्रियो इम्प्लांट होते हैं। दो अलग अलग एम्ब्रियो इम्प्लांट होने के बाद दो चाइल्ड डेवलप होते हैं, दो ऑफ स्प्रिंग डेवलप होते हैं, वो भी ट्विंस कहलाते हैं। अब ये जो ट्विंस रहते हैं दोनों भी मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकते हैं, दोनों आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, या एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकता है। तो इसके लिए आप मेरा वो वीडियो याद से देखिए, मैंने ट्विंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। आइए आप क्वेश्चन नंबर 19 पर आते स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ सेल इन द एंथर आर। अब ये देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझना इंतहाई जरूरी है। क्वेश्चन अगर हमारे समझ में आता है तो हम उसका जवाब भी बराबर देंगे। ठीक है, तो पहली बात तो पोलन ग्रेन्स क्या है? पोलन ग्रेन्स आर द सेल्स विच आर फॉर्म इन द एंथर। एंथर के अंदर ये पोलन ग्रेन तैयार होते हैं पोलन मदर सेल के जरिए से, और ये पोलन मदर सेल से पोलन ग्रेन तैयार होते हैं। पोलन ग्रेन जो होते हैं ये रिजल्ट होते हैं किसका? यस, मियोसिस का। ठीक है, अब इसके अंदर जो है सेल डिवीजन होती है। 19 का जो आंसर है वो मियोसिस रहेगा। ठीक है, याद रहेगा आपके स्टूडेंट्स। पोलन मदर सेल के अंदर डिवीजन होती है मियोसिस, उसके नतीजे में क्या तैयार होते हैं? पोलन ग्रेन तैयार होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। ये क्या होते हैं? पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होते हैं। ये पोलन ग्रेन फिर एंथर से निकलकर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं। उसको हम जो है क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। फिर पॉलिनेशन के बाद जो है वहां पर पोलन जर्मिनेशन होता है। पोलन जर्मिनेशन के बाद जो है फिर फीमेल गैमिट तैयार होते हैं। फिर ये फीमेल गैमिट के बाद जो है एक मेल गैमिट एक सेल से फ्यूज होता है और एक मेल गैमिट सेकेंडरी न्यूक्लियाई से फ्यूज होता है, और इस तरह से जाइगोट और सेकेंडरी न्यूक्लियस तैयार होता है और फर्टिलाइजेशन होता है। तो स्टूडेंट ये आंसर आप ध्यान में रखिए, मियोसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेल डिवाइडेड बाय। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल की डिवीजन कैसी होती है? माइटोसिस तरीके से होती है, ये रिडक्शन डिवीजन हम जिसे हम मियोसिस भी कहते हैं, फर्टिलाइजेशन से होता है या डबल फर्टिलाइजेशन से होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं सिर्फ आपको एक ही चीज बता दूं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जितनी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, चाहे प्लांट में हो, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो, या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, या एनिमल में हो, कोई भी टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, उसमें जो है माइटोसिस ही होती है। माइटोसिस को हम मल्टीप्लिकेशन सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसमें सेल मल्टीप्लाई होते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ओके, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या रहेगा? फिर द आंसर विल बी माइटोसिस। याद रहेगा आपको? कौन से चैप्टर से ताल्लुक है इसका? बोलिए, चैप्टर नंबर 3, और यू कैन सी ऑन पेज नंबर 19। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द डिवीजन ऑफ पैरामोशियम ऑकर इन खाली जगह मैनर। आप जानते हैं हम कि डिवीजन जो है पैरामोशियम की डिवीजन कैसी होती है? पैरामोशियम की डिवीजन जो है वो फिजन से होती है। फिजन है ना, तो फिजन 3 तरह का होता है। एक सिंपल टाइप का फिजन होता है जो अमीबा में होता है, किसी भी प्लेन से हो जाता है। एक फिजन जो है लॉन्जिट्यूडिनल फिजन होता है जो यूग्लिना में होता है, और एक तरह का फिजन जो है वो ट्रांसफर बाइनरी फिजन कहलाता है जो सिर्फ और सिर्फ पैरामोशियम में होता है। तो इसका आंसर जो है वो ट्रांसफर बाइनरी फिजन है। ठीक है, रीजनरेशन तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। तो उसका आंसर क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का? दैट इज बी, दैट इज ट्रांसफर बाइनरी फिजन। अंडरस्टैंड? हाँ, ये दूसरा भी बता दिया मैंने। सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा में होता है, लॉन्जिट्यूडिनल फिजन यूग्लिना में होता है, और रीजनरेशन प्लेन एरिया में होता है।
ठीक है, दूसरी चीजों के भी आंसर आपको मालूम पड़ गए। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में जो है हम देखते हैं कि इन मियोसिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर। मियोसिस जो होती है, मियोसिस इज द कॉल्ड एज द रिडक्शन डिवीजन। इसमें जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड सेल के हैप्लॉइड सेल बनते हैं। क्या बनते हैं? हैप्लॉइड सेल बनते हैं। और वो हैप्लॉइड सेल जो है वो उसमें सिंगल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी डिप्लॉइड के हाफ हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं जो 22 है उसका आंसर सी है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। कैसे हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं। तो ये भी जो है मियोसिस इसका ताल्लुक है। पेज नंबर 20 पर आप इसका आंसर देख सकते हो, और इट इज आल्सो ऑफ क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दैट इज द क्वेश्चन नंबर, यस स्टूडेंट्स, कौन सा क्वेश्चन है वो? आप देख सकते हैं ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 23। एवरी मंथ ओवरी रिलीज, हर महीने जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर ओवरीज से कितने एग्स रिलीज होते हैं वो पूछा जा रहा है। तो 23 का आंसर जो है वो एक है। एक ओवम जो है मैच्योर्ड हो जाता है, उससे एक ओवम रिलीज होता है ओवरी से। फोलिकल्स, ग्रेफिन फोलिकल्स, फोलिकल्स में ओवा तैयार होता है, ओवम से जो है वो एग रिलीज होता है। चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 29, जवाब इज 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 24। यस स्टूडेंट, बोर तो नहीं हो रहा हो ना? हाँ, बोर हो रहे हो तो बता दीजिए, आइंदा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। ओके, कमेंट में जरूर डालिए। वीडियो अच्छे लगा तो कमेंट में बताइए क्या चल रहा है, तो और कैसा स्पीड कैसी है ये भी बताइए, और किस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है इसको भी जरा आप कमेंट में बताइए मुझे, तो मैं इसमें कुछ ना कुछ चेंज करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट, टाइम कम है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सभी के। इसको मेरे को पहले ट्रांसलेट करना है, फिर आपको जो है एक्सप्लेन करना है, फिर अपलोड करना है, और अपलोड करके बाद जो है आपके सामने इसको पेश भी करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24, यूनिसेक्सुअल फ्लावर शोज प्रेजेंस ऑफ। दो तरह के फ्लावर होते हैं, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं और एक बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर को कहते हैं जिसमें एक ही फूल के अंदर एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर उस फ्लावर को कहते हैं जिसमें एक तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर उसको कहते हैं एक ही फूल के अंदर एक तो एंड्रोशियम होगा या गाइनोशियम होगा। तो डेफिनेटली यहाँ आंसर जो है इसका क्या होगा स्टूडेंट बताइए? इसका आंसर जो है आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ठीक है, ओके मैं यहाँ इसको क्लिक कर रहा हूं, आप देख लीजिए, आइदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में एंड्रोशियम गाइनोशियम एक ही फूल में होते हैं, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में मेल फ्लावर में एंड्रोशियम होगा और फीमेल फ्लावर सेपरेट होगा, उसमें गाइनोशियम होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 जो है ये भी चैप्टर नंबर 4 से नया चैप्टर शुरू हो जा रहा है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, ऑन पेज नंबर 37। पेज नंबर 37 पे आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का टॉपिक है, एक फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट में का क्वेश्चन उठाया हुआ है। फ्लो चार्ट में बताया हुआ है अबायोटिक कंपोनेंट, दे आर ऑफ टू टाइप्स, फिजिकल फैक्टर, केमिकल फैक्टर्स। फिर उसके अंदर पूछा जा रहा है आपको कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझ लीजिए, द फॉलोइंग अबायोटिक फैक्टर इज, खाली जगह केमिकल कंपोनेंट ऑफ फैक्टर्स। तो यानी क्या कौन से है? तो इसका आंसर जो है वो सी है। न्यूट्रिएंट्स कर लीजिए, उसको मैंने न्यूट्रिशन कर दिया, उसको न्यूट्रिएंट्स कर लीजिए आप लोग, आप उसको न्यूट्रिएंट्स लिख लीजिए। न्यूट्रिएंट्स यानी फूड कंपोनेंट, जैसे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, वाटर, ऑल दीज आर फूड न्यूट्रिएंट्स। ये सब फूड न्यूट्रिएंट्स, फैट, लिपिड, फैट न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। इसको आप न्यूट्रिएंट्स कर लीजिए ऑप्शन में, इसको करेक्शन कर लीजिए, सी इसका ऑप्शन है और ऑप्शन इज न्यूट्रिएंट, सही जवाब भी वही इसका है। तो ये अबायोटिक फैक्टर है लेकिन केमिकल कंपोनेंट कहलाते हैं, जैसे एयर, वाटर, सनलाइट केमिकल कंपोनेंट नहीं कहलाते, ये फिजिकल कंपोनेंट है। क्या है? फिजिकल कंपोनेंट है। फ्लो चार्ट में आप देख सकते हैं, लेकिन यह न्यूट्रिएंट्स दिया हुआ है, न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज केमिकल कंपोनेंट्स। तो चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 37। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स। ट्रांसलेशन क्यों? ट्रांसलेशन में बहुत तकलीफ गई है मुझे, मैं मराठी नोविंग नहीं हूं, फिर भी मैंने इसको कोशिश की है अपने हिसाब से ट्रांसलेट करने की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है खाली जगह, दिस ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज इंक्लूडेड इन द आयोबेटिक कंपोनेंट, यानी इसमें से एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐसा है जिसको आयोबेटिक कंपोनेंट में इंक्लूड किया गया है, दूसरे जितने भी है वो सब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चंस को उलट दीजिए, तो यहाँ इनऑर्गेनिक भी आ सकता है
और यहाँ ऑर्गेनिक किया गया, ठीक है। तो पेज चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 37, ये आल्सो इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 37 पर, उसी का ये पार्ट है। तो प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको इंक्लूड किया गया है अबायोटिक कंपोनेंट्स में। प्रोटीन को क्या में इंक्लूड किया गया है? ये सब जितने भी है ये इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, आयरन, सोडियम, ऑक्सीजन। ओके, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी इज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन दिस डे। जी हाँ, कौन से डे को जो है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है? 22 में। ये भी जो है टेक्स्ट बुक का ही सवाल है, टेक्स्ट बुक्स में है पेज नंबर 45 पर, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 28 में आप देखेंगे स्टूडेंट्स, खाली जगह इज ए रेयर स्पीसीज। कौन सी जो है रेयर स्पीसीज है? तो ये जो 3 स्पीसीज दी हुए, लीजर फोलिकन, टाइगर, शेक्रो, ये जो इंडिटरमिनेट है और इंडेंजर्ड स्पीसीज है। यहाँ मस्क डीर जो है ये रेयर स्पीसीज है, इसका जवाब आप लिख लीजिए, मस्क डीर। इट इज ऑन द पेज नंबर 45 पर आपको 3 तरह की जो है थ्रेटन स्पीसीज दी हुई है। एक है इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक रेयर स्पीसीज, एक वर्नेबल स्पीसीज और एक दी हुई इंडिटरमिनेट स्पीसीज। तो इसका इंक्लूड जो है ये मस्क डीर जो है रेयर स्पीसीज में होता है। तो पेज नंबर 45 का ही एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ दिया जा रहा है, उसको भी हम देख लेते हैं। ओके, वो है क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए स्टूडेंट, क्या है? ये खाली जगह इनडिटरमिनेट स्पीसीज, रेड पांडा, गिरची लॉइन टेल मॉन्की, शिकरू खार भी कहते हैं उसको, शिकरू खार। तो ये जो शिकरू खार है ये स्क्वेरल कहलाता है, गिरेली कहते हैं उसको, गिलेरी। ये शाय एनिमल होता है, बहुत ही ज्यादा शर्मीला एनिमल होता है। इसको इंक्लूड किया गया है यस इनडिटरमिनेट स्पीसीज के अंदर। शाइनेस बहुत इसमें शाइनेस, इतनी शाइनेस होती है कि ये जो है इनके जो हैबिटेट है वो बिहेवियरल जो है इनकी चेंज हो जाती है, उसकी वजह से ये इनके नंबर कम होते जा रहे हैं और ये जो है इनकी इंफॉर्मेशन भी कम मिल रही है। अभी हमको ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जेंट स्क्वेरल भी हम इसको कहते हैं, शिकरू भी कहते हैं। दे आर इंक्लूड इन द यस वेयर इनडिटरमिनेट स्पीसीज। ठीक है, इसका आंसर डी रहेगा स्टूडेंट, क्या रहेगा? डी रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको, इंडियन एग्रो इंस्टीट्यूट फाउंडेशन इज वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वर्क एट। ये जो है ये भी आपकी टेक्स्ट बुक्स का क्वेश्चन है। इट इज ऑन पेज नंबर 45 के अंदर जो है एक लिस्ट दी हुई है बहुत सारे इंस्टीट्यूट की। स्टूडेंट्स, वो इंस्टीट्यूट की जो लिस्ट है उसमें ये दिया गया है कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट जो है बायोडाइवर्सिटी के लिए। 43 पर है, सॉरी स्टूडेंट्स, आप उसको करेक्शन कर लीजिए। 43 पर ये क्वेश्चन है। उसमें एक टेबल दिया हुआ है, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके अंदर बहुत सारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। तो ये इंडियन एग्रो इंडस्ट्री फाउंडेशन जो है लिस्ट में 7 नंबर पर है, ये पुणे में है। इसका जवाब पुणे में। तो मैं ये चाहूंगा कि ये ऑब्जेक्टिव के जरिए से आप वो पूरे ऑब्जेक्टिव, पूरे टेबल पढ़ ले, पूरे चार्ट पढ़ ले, बता के नहीं आता है कौन सा ऑब्जेक्टिव कौन से क्वेश्चन पे बन जाए। ठीक है, तो पुणे उसका जवाब है, पेज नंबर 43 चैप्टर नंबर 4। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। द डाइवर्सिटी फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के दरमियान जो डाइवर्सिटी होती है, सेम स्पीसीज के दरमियान जो डाइवर्सिटी होती है वो काय की वजह से होती है? वो कौन सी स्पीसीज कहलाती है? डाइवर्सिटी जो है पेज नंबर 42 पर यह है। 42 निकालेंगे अगर आप तो उसके ऊपर डाइवर्सिटी की जो है तीन टाइप बताई हुई है, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो एक ही स्पीसीज के दरमियान जो डाइवर्सिटी पाई जाती है सेम स्पीसीज के दरमियान, उसको हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो पेज नंबर 45 पर वो तीनों टाइप की डाइवर्सिटी को पढ़ लीजिए, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, उस पर नोट भी आता है और उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। 42 क्वेश्चन है वो, 42 पेज पर है जेनेटिक डाइवर्सिटी, आप उसको देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 32, इन मॉडर्न सिविलाइजेशन खाली जगह हैज बिकम ए प्राइमरी ह्यूमन नीड। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का। यस, कौन सा है? चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट, टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी में पेज नंबर 47 पर ही जो है ये खाली जगह ये ली गई है, पेज नंबर 47, एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी से ही। उसमें पहली लाइन में दिया हुआ है ये ऑप्शन के इन मॉडर्न सिविलाइजेशन खाली जगह यानी
यस, फूड, क्लॉथ, शेल्टर, ये तो बुनियादी जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स है ये तो इंसान की। लेकिन अब एनर्जी भी जो है वो बेसिक नीड्स बन गई है, और वो भी क्या बन गई है, प्राइमरी बेसिक नीड्स बन गई है। तो इसको इंक्लूड किया गया है हमारी बेसिक नीड्स में और प्राइमरी बेसिक नीड्स में, ह्यूमन नीड्स के अंदर। तो एनर्जी हैज बिकम प्राइमरी, यस। तो टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, इसको पढ़िए, उसी में इसको दिया गया है। स्टूडेंट्स आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया हुआ है देखिए, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, बहुत सारे पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, वाइंड पावर प्लांट है, थर्मल एनर्जी पावर प्लांट है, ठीक है, सोलर एनर्जी पावर प्लांट है, ठीक है, बहुत सारे पावर प्लांट है। लेकिन यहां कौन से पावर प्लांट की बात हो रही है, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम कौन से, यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसी प्रिंसिपल काम हो रहा है, सब इसी प्रिंसिपल पर काम हो रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, इसी प्रिंसिपल पर काम हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक इन्फोर्समेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जिसकी डिस्कवरी किसने की है, माइकल फैराडे ने। हाँ, खाली जगह डिस्कवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की जो डिस्कवरी है वो माइकल फैराडे ने की है। आप साइंस फर्स्ट में भी पढ़ेंगे इसको, और पेज नंबर 47 पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5, यस, इंडक्शन। समझ में आ गया आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और माइकल फैराडे दोनों का क्लोज रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके आज के इस वीडियो का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 35 को समझने की कोशिश करेंगे। इन द पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, वो पावर प्लांट जो न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर तैयार होते हैं। आल्सो इज यूज्ड टू रोटेट जनरेटर, वो जनरेटर को रोटेट करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, स्टीम टरबाइन का इस्तेमाल होता है। टरबाइन एक गोल चक्री होती है, उसके ऊपर जो है स्टीम से उसको घुमाया जाता है, और उससे फिर जो है हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जनरेटर उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। तो ये टरबाइन है जो भाप के जरिए से घूमती है, और बहुत सारे पावर प्लांट में इसको इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट इस्तेमाल है। आप पेज नंबर 50 से इसको पढ़ सकते हो, पेज नंबर 50 चैप्टर नंबर 5 पर इसकी डिटेल दी हुई है, इसके डायग्राम दी हुई है, उसको भी देखिए ताकि आपको समझ में आएगा। तो जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर भी जो है स्टीम टरबाइन का ही इस्तेमाल होता है, ओके, जनरेटर को रोटेट करने के लिए। ये स्टूडेंट्स आज के ये क्वेश्चंस हुए हमारे 35 क्वेश्चन, डेली 35 से 50 क्वेश्चंस आपके सामने लिए लाए जाएंगे। आप ये तमाम जो है क्वेश्चंस की स्टडी कीजिए, अपनी किताब में नोट कीजिए, इसकी स्टडी कीजिए। ये आपके लिए है, गवर्नमेंट ने जारी किए गए क्वेश्चन बैंक है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक है, ताकि आपको इससे फ़ायदा मिले। आप स्टडी कीजिए। हमारे वीडियो को, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।